आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता थी उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। तो चलिए आज हम यहाँ पर क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है जो उसमें से हम करने वाले हैं। यहाँ पर पार्ट 2 है और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कीमत यहाँ पर विभेद, कीमत विभेद तथा वस्तु विभेद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कीमत विभेद और वस्तु विभेद के बीच जो है अंतर स्पष्ट करना है, मतलब हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमें कीमत विभेद को बता देना है, उसके बाद हम वस्तु विभेद को बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कीमत विभेद बताते हैं। कीमत विभेद होता क्या है? तो कीमत विभेद का मतलब होता है वह स्थिति है जिसमें एकाधिकारी एक ही वस्तु के लिए, यानी एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत लेता है। ठीक है, सामान्यतः यह क्या करता है, लाभ को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कीमत विभेद का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जिसमें एकाधिकारी एक ही, यानी एकाधिकारी मतलब जिसको एक प्रकार से पूरी रूप से अधिकार है, वो क्या करेगा, वस्तु के लिए, यानी एक ही वस्तु के लिए वो यानी विभिन्न क्रेताओं से, अलग अलग क्रेताओं से क्या करेगा, अलग अलग यानी उपभोक्ताओं या क्रेताओं से वो क्या करेगा, वस्तुओं की, उस वस्तु की कीमत अलग अलग लेता है। ठीक है, तो किसी से कम लेता है, किसी से ज़्यादा लेता है, इस तरह से हुआ क्योंकि उसे एकाधिकार है। वो अपने हिसाब से अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकता है और वो चाहे अपने हिसाब से जो है अपनी मतलब वस्तु को जो है अपने हिसाब से जो है किसी भी क्रेता से कोई भी वस्तु मतलब अपनी वस्तु की कीमत ले सकता है। जैसे इसे कहते हैं हम कीमत विभेद। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसके माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कीमत विभेद क्या होता है। तो कीमत विभेद का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये एकाधिकारी एकाधिकारी है। ठीक है, इसके पास पूरी रूप से अधिकार है और इसके पास जो है एक वस्तु है जो कि ये बेचना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्रेता आया, यहाँ पर क्या है, क्रेता, ये खरीदने वाला है। तो यहाँ पर एक खरीदने वाला आता है, यह इससे बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, एक वस्तु चाहिए। तो ये कहता है ठीक है भाई मैं दे दूंगा, लेकिन उस वस्तु की कीमत मुझे 100 रुपये चाहिए। ठीक है, ये तो ये 100 रुपये में वो वस्तु बेच देता है। अब ये क्या है, इसके पास तो वस्तुओं का उद्योग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये उद्योग लगा है तो उसके पास बहुत सारी वस्तुएं। अब दूसरा क्रेता आता है, यानी दूसरा व्यक्ति आता है, फिर कहता है मुझे भी वो वस्तु चाहिए। ठीक है, ये कहता है ठीक है, लेकिन मुझे 120 रुपये लूंगा मैं इस वस्तु के। कहता है भाई ठीक है 120 ले लेना, क्योंकि यहाँ पर एक अधिकार है। अब ये वस्तु इसके पास ही है, ज़्यादा लोग इसको बेचने वाले नहीं है क्योंकि इसका एक अधिकार है और यहाँ पर यही वस्तु को बनाता है। ठीक है, तो इसी के फर्म में ये वस्तु बनती है, तो इसे मजबूरन क्या है और कहीं से खरीद नहीं सकता, तो यहाँ पर मजबूरन 120 रुपये देने पड़ेंगे इसे, ताकि क्योंकि इसको वस्तु तो चाहिए और कहीं से मिल नहीं सकती, इसके पास से मिलेगी। अभी अपनी मर्जी से जो है कीमत ले सकता है उपभोक्ता से अलग अलग। अब यहाँ पर जो है ये आ गया दूसरा। अब ये व्यक्ति जो है ये जो व्यक्ति है ना, ये क्रेता जो है इसका दोस्त है। ठीक है, अगर ये दोस्त है तो ये क्या करेगा, भाई मैं तुझे 80 रुपये में दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, 80 रुपये में वस्तु को दे देगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये जो विक्रेता, यहाँ पर जो विक्रेता है या फर्म है, वो एकाधिकार के अंतर्गत कीमत को जो है अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती है। इसे ही कीमत विभेद कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर कीमत विभेद स्पष्ट हो गया। अब हम कहते हैं वस्तु विभेद को समझते हैं। अब वस्तु विभेद क्या होता है? वस्तु विभेद वह स्थिति होती है जिसमें एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न उत्पादक अपनी वस्तु को उसकी बनावट, आकार, पैकिंग या ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम के अनुसार विभेदीकृत या भिन्न प्रकार का बनाने का जो है प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यह वे इसलिए करते हैं ताकि बाजार में विरोधी फर्मों से ग्राहकों को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित कर सकें। तो कीमत विभेद का मतलब आपको पता चल गया। वस्तु विभेद का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है विभिन्न फर्में होती हैं और वो अलग अलग फर्में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वो क्या करती हैं, वो अपनी जो है उत्पादन जो करती हैं, वो जो जिस वस्तु का उत्पादन करती हैं उस वस्तु का क्या करती हैं, वो उनकी बनावट पर अधिक ध्यान देती हैं कि उनकी बनावट अच्छी होनी चाहिए। फिर उनका आकार भी यानी ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग जो है उन्हें खरीद सकें, लेकर जा सकें कहीं पर भी और यूज करने में आसानी हो, ऐसा आकार होना चाहिए।
पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडमार्क पर ध्यान दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं ताकि जो है अपने उत्पाद को अन्य फर्मों के उत्पाद से बेहतर और अच्छा दिखा सकें, ठीक है। तो अगर जब ऐसा होता है तो उसे हम वस्तु विभेद कहा जाता है, तो वस्तु विभेद कहते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में, यानी एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली है पूर्ण प्रतियोगिता। क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु जो है समरूप होती है, फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट समझाते हुए चलूंगा। साथ में क्या है, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसके अंतर्गत जो है क्रेता और विक्रेता यानी बेचने वाले और खरीदने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है वस्तु समरूप होती है, यानी यहाँ पर ऐसी वस्तुएं बेची जाती हैं जो कि समरूप होती हैं, ठीक है। समरूप जैसे कि कपड़े हो गए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गए, तो और जूते हो गए, इस तरह की वस्तुएं होती हैं जो कि समरूप होती हैं, यानी मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। समरूप वस्तु यहाँ पर यूज क्यों किया गया शब्द, यहाँ पर इसलिए किया गया है कि फर्म जो है ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर एक फर्म है, मान लीजिए एक ये फर्म है, एक ये फर्म है, ये फर्म है, तो यहाँ पर अगर ये फर्म क्या बनाती है, कपड़े की फर्म है, ठीक है, यहाँ पर एक कपड़े है और ये भी कपड़े की है, ठीक है, कपड़े। तो यहाँ पर एक ही वस्तु को बनाने वाली एक से अधिक फर्में होती हैं। क्या होती हैं, एक से अधिक फर्में होती हैं। ये क्या है, ये भी कपड़े की फर्म है। तो अगर ऐसा होगा, यानी एक वस्तु को बनाने वाली एक से अधिक फर्में होंगी, तो क्या होगा, वो एक ही समरूप वस्तु को बनाएंगी समरूप वस्तुओं को, ठीक है, लेकिन फर्म बहुत सारी होंगी, तो इसीलिए क्या होता है, वस्तु समरूप होती है। उसके बाद हम देखते हैं फर्मों की बात कर रहे हैं। कह रहा है फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। कोई भी फर्म जो है इसमें प्रवेश कर सकती है, अपनी मर्जी से आ सकती है और जा सकती है। उसके बाद आती है कीमत पर नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो फर्म जो है यहाँ पर कीमत को निर्धारित नहीं करती है, बाजार की कीमत को निर्धारित नहीं करती है। जो है कीमत का निर्धारण यहाँ पर मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। अब बात करते हैं एकाधिकार की। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पर ये पूछा जाता है, ये जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अब एकाधिकार क्या होता है, एक विक्रेता तथा एक अधिक क्रेता होती हैं, यानी एक ही बेचने वाला होता है भाई, यानी एक ऐसी वस्तु है, यानी कोई वस्तु होगी जिसको बेचने वाला केवल एक है, वो वस्तु केवल एक ही व्यक्ति के पास मिल सकती है, ठीक है। तो लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे हैं, तो उसी के पास सब जाएंगे। अब वो उसकी मर्जी है कि वो वस्तु को किस कीमत पर बेचता है, ठीक है। वो ना बेचना चाहे तब भी बेचेगा, यानी बेचना चाहे तो बेच सकता है, अगर नहीं बेचना चाहता तो नहीं बेच सकता, उसकी मर्जी है, क्योंकि एकाधिकार है, ठीक है। यानी केवल वही वस्तु उसके पास ही वही वस्तु है जो सभी क्रेताओं को चाहिए, तो वो अपनी मर्जी चलाएगा, ठीक है। बाजार और कोई क्रेता अगर दूसरा तीसरा होता तो वो क्रेता उसके पास चले जाते, लेकिन यहाँ पर विक्रेता एक है, विक्रेता मतलब बेचने वाला एक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, वस्तु का निकटतम स्थापन नहीं होता है, कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब अगर मान लीजिए चाय अगर उन्हें पसंद है, ठीक है, और चाय उन्हें पसंद है लेकिन चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो वो चाय की जगह कॉफ़ी को पीना पसंद करेंगे, यानी कॉफ़ी को पीने लग जाएंगे, चाय को छोड़ देंगे। तो ऐसा हम निकटतम स्थापन वस्तु में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो इस व्यक्ति के पास है। यानी एक व्यक्ति है, ये कौन सा व्यक्ति, यानी ये जो व्यक्ति है इसने एक ऐसी वस्तु बना दी, एक फर्म है इसने ऐसी वस्तु बना रखी है, मतलब उत्पादन करता है जो कि किसी के पास नहीं मिलती, सिर्फ इसके पास मिलती है, और यहाँ पर और इस तरह की वस्तु और कोई नहीं है, ठीक है। तो निकटतम स्थापन भी नहीं होगा। अब उसके बाद क्या है, निकटतम स्थापन नहीं होगा। उसके बाद है फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध।
अब ये क्या है, इसने एक जो फर्म है इसके प्रतिबंध लगा रखा है, भाई मेरी ही फर्म चलेगी और कोई फर्म इस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती है, मैं करूँगा। और इस तरह से इसने जो है एक वो कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, फर्मों जो भी नई फर्म आएगी उस पर प्रतिबंध है, वो कोई भी इस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि एकाधिकार है इसका। अब उसके बाद आता है कीमत पर पूर्ण नियंत्रण। अब इसका कीमत पर पूरा नियंत्रण है, क्योंकि एक ही वस्तु उत्पादन करता है, यानी एक इसकी फर्म है और ये एक ही वस्तु का उत्पादन करता है। जब एक ही वस्तु का उत्पादन करेगा तो इसके पास जो है पूरी जो है यहाँ पर जो है उस वस्तु को बेचने के लिए ये जो भी चाहेगा वो कर सकता है, वो बेचे या ना बेचे, जिस कीमत पर ये चाहेगा उस कीमत पर बेच सकता है, क्योंकि इसके पास मान लीजिए इसके पास क्या है, इसके पास एक ऐसी वस्तु है जो कि अन्य लोगों के पास नहीं है, लेकिन क्रेताओं को इसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में एकाधिकार तथा एकाधिकारी जो है प्रतियोगिता में भेद स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एकाधिकार एकाधिकारी, तो यहाँ पर यही सारे क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला अभी बिल्कुल यही है, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन किया हमने, तो हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अल्पाधिकार किसे कहते हैं, अल्पाधिकार की विशेषताएं बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अल्पाधिकार किसे कहा जाता है और अल्पाधिकार की विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी विशेषताएं हमें बतानी है। तो सबसे पहले अल्पाधिकार की परिभाषा लिखिए, जो भी अल्पाधिकार है किसे कहते हैं, आपने जो भी पढ़ा है किस तरह से पढ़ा है, और यहाँ पर जो भी आपको आता है अल्पाधिकार के बारे में पता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यह बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के बड़े परंतु संख्या में कम विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। क्या है, यहाँ पर कह रहा है कम विक्रेता होते हैं लेकिन बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं। विक्रेता क्या होता है, विक्रेता मतलब बेचने वाला, यानी कम संख्या में बेचने वाले होते हैं लेकिन खरीदने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। कीमत तथा उत्पादन नीति के अंतर्गत यहाँ पर विक्रेताओं के बीच अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जो विक्रेता होते हैं वो क्या करते हैं, अंतर्निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अल्पाधिकार की विशेषताएं जो है क्या क्या है, फर्मों की कम संख्या, ठीक है, फर्म कम होगी क्योंकि विक्रेता कम है, विक्रेता की ही फर्म होती है, ठीक है। कब उसकी फर्म होगी, उत्पादन करेगा, उसके बाद वो जनता में बेचेगा, ठीक है, विक्रेताओं को बेचेगा। अब यहाँ पर क्या है, फर्मों की संख्या कम है। उसके बाद परंतु बड़े फर्म है, ठीक है, फर्म बड़ी है लेकिन संख्या उसकी क्या है, कम है। उसके बाद अंतर्निर्भरता की ऊंची मात्रा होती है, फर्में एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर होती हैं। गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, यानी गैर कीमत प्रतियोगिता, यहाँ पर कीमत के आधार पर प्रतियोगिता नहीं होती है, बिना कीमत के यहाँ पर प्रतियोगिता होती है, ठीक है। यानी अल्पाधिकार प्रतियोगिता में क्या होती है, कीमत के बिना होती है। अब उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर फर्मों के प्रवेश की बाधाएं आती हैं। यहाँ पर जो है बहुत आसानी से फर्म प्रवेश नहीं कर सकती। अगर कोई वस्तु उत्पादन करना चाहे तो वह इतनी जल्दी से अपना यानी फर्म स्थापित करना चाहे कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता है इतनी जल्दी। अब व्यापक गुटकों का निर्माण, ठीक है, व्यापार गुटकों का निर्माण होता है। यहाँ पर व्यापार गुटकों का निर्माण मतलब छोटे छोटे जो है व्यापार के समूह बनते हैं, यहाँ पर गुटकों का निर्माण होता है। तो आई होप यहाँ पर जो है ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो चुका है। तो चलिए अब हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में फर्म असामान्य लाभ क्यों अर्जित नहीं कर पाती है, कारण बताइए। हमें कारण बताना है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में होता है दीर्घ काल, उसमें जो है फर्म असामान्य लाभ क्यों अर्जित नहीं कर पाती, यानी वो लाभ जो है क्यों ज़्यादा लाभ क्यों नहीं अर्जित कर पाती दीर्घ काल में, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसके अंदर क्या होती है, फर्म कभी भी प्रवेश कर सकती है, कभी भी आ सकती है और कभी भी
उस क्षेत्र को छोड़कर जा सकती है। मतलब कभी भी फर्म जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना स्टार्ट कर सकती है, शुरू कर सकती है, उसके बाद कभी भी उसे छोड़ भी सकती है। जब यहाँ पर मौजूद फर्म लाभ कमा रही होती है, यानी जब मौजूद फर्म जो है लाभ को कमा रही होती है, तब नई फर्म लाभ के कारण जो है उद्योग में प्रवेश करती है। क्या करती है? उद्योग में प्रवेश करती है। यानी अगर एक मौजूद फर्म है, पहले से एक फर्म है, वो क्या कर रही है, पहले से लाभ को कमा रही है, ठीक है, उसे बहुत अच्छा खासा लाभ हो रहा है, तो उसे देख करके वो क्या करेगी, दूसरी नई फर्म वहाँ पर आएगी, उसी वस्तु का उत्पादन करेगी, ठीक है, तो वो उद्योग क्या करेगा, प्रवेश करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसके कारण जो है पूर्ति में वृद्धि होती है। अब मान लीजिए पहले एक फर्म थी जो कि वस्तु का उत्पादन कर रही थी, ठीक है, अब उसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी फर्म भी आ चुकी है। वो फर्म क्यों आई है, उसको देख कर आई है, दूसरी जो फर्म पहले से चल रही थी कि उसको अच्छा खासा जो है लाभ हो रहा है, तो लोगों ने सोचा कि हमें भी जो है फर्म स्टार्ट करनी चाहिए, शुरू करनी चाहिए, ताकि हमें भी लाभ हो। उसके बाद क्या है, इससे क्या होगा, फर्म की संख्या बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। बाजार यहाँ पर कह रहा है जिसकी वजह से बाजार कीमत में गिरावट आती है। जब किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो अपने आप ही क्या होता है, उसकी कीमत गिर जाती है ना। जब वस्तु की मात्रा कम होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो है उसकी कीमत कम होने पर, मतलब मात्रा कम होने पर, अगर वस्तु की मात्रा कम है तो कीमत ज़्यादा होगी, और कीमत जो है ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है मात्रा अगर ज़्यादा है तो कीमत कम होगी। उसके बाद देखिए लाभ निरंतर गिरते चले जाते हैं तथा उसके बाद तब तक असामान्य लाभ शून्य ना हो। तो लाभ क्या होगा, जब तक गिरेगा जब तक कि वो शून्य नहीं हो जाता, ठीक है। दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है, ठीक है, असामान्य लाभ अर्जित नहीं करती है, वो सामान्य लाभ अर्जित करती है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता का क्वेश्चन जो है 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे अगली वीडियो में जो है यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आने वाली ऐसी और भी वीडियो में हम इसी तरह से क्वेश्चंस को देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल आइकन दबाकर जो है रख ले, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।